नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह इंस्टीट्यूट इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की ये सामान्य ज्ञान, जिसमें 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आरआरबी 2020, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये टोटल क्वेश्चन अप टू डेट है दोस्तों। जितना भी आने वाली एग्जाम है 2021, 22, 23, 24, तो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चंस हो जाता है दोस्तों। और ये पूरी क्वेश्चंस को हम लोग पूरी बुक को पेज बाय पेज शुरू से अंत तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी को। और ये पार्ट 1 है, इसको शुरू से अंत तक आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर खास करके आपका अगर ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर फॉर्म भरे हैं, तो इस वीडियो को या इस बुक को आप शुरू से अंत तक एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों। बिना पढ़े हुए तो नहीं जाइएगा, ये तो हम आपको सलाह दे सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट्स है, जिसे हम हर वीडियो में आप लोगों से शेयर करते हैं, इस वीडियो में भी शेयर करेंगे। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक वो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का ये पार्ट 1। पार्ट 2 में बिल्कुल पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और ये पार्ट 1 है दोस्तों। भाग 2 का है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का पहला पॉइंट है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल्स डेवलपमेंट एंड फीचर्स का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए अध्यक्ष पूछा जा रहा है, इसमें ये नहीं क्लियर किया है कि अस्थाई अध्यक्ष या फिर अस्थाई अध्यक्ष। तो आपको ऑप्शन से ढूंढना है कि इसमें क्या चर्चा कर रहा है। तो याद रखिएगा अस्थाई अध्यक्ष के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता तो क्या होता, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अस्थाई अध्यक्ष ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया दोस्तों, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कई संविधान का मिश्रण है। बिल्कुल दोस्तों, ये कई संविधान का मिश्रण है हमारा संविधान। पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशतः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान का दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, संविधान सभा ने अपनाया था, लेकिन पारित किया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे और इसके बारे में देख लीजिए बिल्कुल। तो नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था, कब? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था संविधान को। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रति करते हैं। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, कहने का मतलब संविधान सभा ने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को और पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत का। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का संविधान डैश को लागू किया गया। अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर मनाया जाता है, लेकिन ए और आर दोनों सही है दोस्तों, दोनों ही सही है ना। लेकिन ये देखिए चर्चा कर रहा है कब का, ये कब का चर्चा कर रहा है। तो कहने मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। भारतीय संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे दोस्तों। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है,
संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो अभी हम जस्ट चर्चा किए थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हुआ था दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे, तीनों ही थे दोस्तों, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 26 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ दोस्तों। कब? तो याद रखिए 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा था दोस्तों? दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया दोस्तों, या किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल M.N. रॉय दोस्तों, M.N. रॉय। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. रॉय ने दिया था दोस्तों, और M.N. रॉय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। M.N. रॉय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष था दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष तो अभी जस्ट हम बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी दोस्तों। इसका गठन 29 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ। इस समिति का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो याद रखिए 7 सदस्य थे, जिनके नाम क्या क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो अध्यक्ष थे, और N. गोपाला स्वामी अयंगर भी थे 7 में से, और याद रखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी भी थे दोस्तों, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और याद रखिएगा दोस्तों N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। 7वां नंबर है टी कृष्णा, यह देखिए कृष्णामाचारी, इन्हें सन 1948 ईस्वी में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, और ये पूछा जाता है इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए चर्चा करना पड़ा हमें। ये लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ले लीजिएगा, ये इसको शॉर्ट स्क्रीन। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस को प्रस्तुत किया था दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को प्रस्तुत किया था, रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल C नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था दोस्तों, याद रखिएगा पेश किया था। अब देखिए हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, और वह फ्रेमवर्क
सुझाया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 ईस्वी को पारित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 15 नंबर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के प्रारूप के समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था। कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था दोस्तों? तो अभी भी उतना ही है दोस्तों, भाग कहने का मतलब तो 22 भागों में। और इसके बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 12 है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? पहले सत्र का आयोजन तो याद रखिएगा दोस्तों 1946 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 9 हम बताए अभी। तो वो अस्थायी अध्यक्ष, देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, याद रखिए, बीच में सफ़ेद है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। कितने? 24 तिलियाँ। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। नेक्स्ट है 19 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। और इसके बारे में अच्छी तरह से देख लीजिए। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंह स्तंभ दोस्तों, इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं और मुंह किए बैठे हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह बने हुए हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है दोस्तों। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बिल्कुल, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है कि जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसी के बेटे राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कोई भी बन सकता है जो निर्वाचित होगा। तो देखिए इसके बारे में अच्छी तरह से, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है भारत का। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 21 नंबर, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आजकल पूछा जाता है दोस्तों। नीचे एक अभिकथन ए और कारण दिया गया है आर, तो इसके अनुसार आपको आंसर देनी है दोस्तों। बिल्कुल देखिए क्या कह रहा है, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। जी हाँ, लोकतांत्रिक तो देश है बिल्कुल। भारत का अपना एक संविधान है, जी हाँ, भारत का एक अपना संविधान है। देखिए यहाँ लोकतांत्रिक का चर्चा कर रहा है और यहाँ संविधान का चर्चा कर रहा है, दोनों में अंतर है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल इसके लोकतांत्रिक के बारे में बताता तो उचित व्याख्या है दोस्तों, याद रखिए, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है दोस्तों। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है। और ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, अभी जस्ट हम बताए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल्स। याद रखिए बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश की से ग्रहित किया गया है या फिर लिया गया है दोस्तों। क्या संसदीय सरकार, तो याद रखिए इंग्लैंड, जिसका नाम है ब्रिटेन है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके जो बोलिए दोस्तों सब उसी का नाम है। इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए आप। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा, लेकिन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। भाईचारे की भावना, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन दोस्तों प्रस्तावना की देखिए प्रस्तावना की विचार पूछा जाए तो अमेरिका से। विचार लिया गया था प्रस्तावना की अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्वता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्वता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बिल्कुल फ्रांस दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए आप। क्या कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र, याद रखिएगा दोस्तों, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श वाक्य लिया गया है। ब्रिटेन से याद रखिएगा संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण लिया गया है। देखिए विधि निर्माण कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। और याद रखिएगा संस्थात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, भूलना नहीं है दोस्तों। और देखिए गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये फ्रांस से लिया गया है। समता भी फ्रांस से, बंधुत्वता भी फ्रांस से ही लिया गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। अभी जस्ट ऊपर में ही हम लोग चर्चा किए थे, नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। याद रखिएगा सोवियत संघ पहले था, अभी वर्तमान में रूस है, उसी का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ का ओ में जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है, बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है,
भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान तो याद रखिएगा दोस्तों, किस देश से लिया गया है? तो अच्छी तरह से याद रखनी है, ये बिल्कुल दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए क्या है नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। 352 से स्टार्ट हो जाता है 360 तक, याद रखिए आपातकाल है, जिसका स्रोत जर्मनी के वीमर संविधान से है दोस्तों, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका और संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा। संघ जैसे ही आएगा तो कनाडा, और ये याद रखिएगा दोस्तों मौलिक अधिकार तो ये आ जाएगा तो अमेरिका, बिल्कुल नहीं भूलना है। संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया, अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके से लिया गया है दोस्तों, याद रखनी है। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 28 नंबर देखिए, आंसर तो दिख गया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। पहले था, अभी भी 35A है दोस्तों, लेकिन 370 तो हटा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि ये अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है दोस्तों। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से याद रखिए जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, लेकिन ये 9 को भी अब चेंज कर दिया गया है। दमन और दीव को 1 कर दिया गया था उधर, तो ये भी अब 8 हो गया है। 8, 28 और 8, याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी रह गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 29 रह गई है, लेकिन अभी भी वर्तमान में 29 नहीं है, अभी 28 हो गया है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था, जो कि वर्तमान में अब एक और घट गया है, 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। सन कितना में, याद रखिए, में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। आप लोग सोच रहे हैं 1936 में, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, इसीलिए तो डिस्कशन किया जाता है। देखिए उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 ईस्वी में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था कब? तो 1950 में। लेकिन स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछा था क्या स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था? तो 1950 में, इसलिए इसका राइट आंसर बी था दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 371 के ए में। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल नागालैंड होगा दोस्तों। क्या? नागालैंड। और इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद ये हैं दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात को विशेष अनुच्छेद दिया गया है
क्या दोस्तों, याद रखिएगा 371। असम को 371 के बी में विशेष है दोस्तों, क्या विशेष प्रावधान है इसको। मणिपुर को विशेष प्रावधान है 371 के सी के अनुसार। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 के डी के अनुसार। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 370, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या, अब तो ये हटा दिया गया है 370, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे इसके बारे में। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से दोस्तों, त्रिपुरा बना था 1949 में भारत का हिस्सा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन हम लोग पूछा हुआ ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए वो ये नहीं समझिएगा कि ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सभी देखिए सभी के नीचे में ईस्वी भी दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना था तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। किसको, तो याद रखिए अभी जस्ट हम चर्चा किए थे त्रिपुरा को दोस्तों। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा भाग संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। भाग 8 में दोस्तों याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है दोस्तों, याद रखिएगा। 34 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था मेघालय का, और इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों VVI। देखिए मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। तेलंगाना नया है दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। और उड़ीसा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला था उसे। और गोवा को 30 मई 1987 को, याद रखना है। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है, तो अभी जस्ट हम चर्चा किए थे दोस्तों, बिल्कुल तेलंगाना हाल ही में बनाया गया है। ये नया है दोस्तों, इसीलिए इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 का ए और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और याद रखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश उस समय था जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया 370 वहाँ से, लेकिन वर्तमान में 8 है केंद्र शासित दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल 28वें दोस्तों, क्या हो जाएगा 28वें। अब इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, सॉरी 28वें नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 29वें राज्य। 29वें राज्य याद रखिए, 29वें राज्य के रूप में नाम बनाया गया था तेलंगाना को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 37 नंबर देखिए, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना था, इसके बारे में भी जान लीजिए। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों, बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट है 38 नंबर देखिए,
किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1967 को। 1967 क्या 16 जून 1967 ईस्वी को, देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको पढ़ लेते हैं। 16 जून 1967 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था दोस्तों। याद रखिए, गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था, याद रखनी है अच्छी तरह से। अब देखिए, अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, आर्टिकल्स एंड याद रखिए शेड्यूल्स। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ ही हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? ये तो इजी है, आप लोगों को पता भी होगा। अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार हमें देता है दोस्तों। इसके बारे में देख लीजिए। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अमेरिका के संविधान से लिया गया समानता का अधिकार, याद रखनी है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी, याद रखिएगा, कुरीतियों का भी अंत किया गया है। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं कठोर कारावास दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग, किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है दोस्तों, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, जबकि अनुच्छेद 42 में प्रस्तुति, सहायता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। देख लीजिए अच्छी तरह से क्या कह रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में प्रस्तुत सहायता है दोस्तों, और अनुच्छेद 48 है क्या? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 41 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो आप लोग को खराब नहीं लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट बोलने से ही आपके माइंड में इंपॉर्टेंट एंट्री होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 41 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस पर, याद रखिए, राज्य का शासन संभाल सकता है? तो अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए दोस्तों? बिल्कुल अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 8 में 18 में दोस्तों, आपातकाल 18वें भाग में है। अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के से आपातकाल लागू कर सकता है दोस्तों, 3 प्रकार से। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, इसे तो आप लोग माइंड में अच्छी तरह से जकड़ के रख लीजिए। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल? कब? 352। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है दोस्तों राष्ट्रपति को, याद रखनी है अच्छी तरह से। नेक्स्ट 42 नंबर है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय। क्या? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मिलता है 336 के अनुसार। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए।
अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। दोस्तों देखिए, हम डिस्कशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बोरिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डिस्कशन से ही आपके माइंड का कन्फ्यूज सभी बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों आप लोग तो कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। अब जो है ऐसा टाइम आ गया है कि डिस्कशन पढ़ना है, और डिस्कशन पढ़ने से आपके माइंड से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जो आंसर आप जानते हैं तो बिल्कुल 100% जानते हैं। दोस्तों चलिए 43 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोरिंग नहीं होइएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तो इतना बड़ा लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, हम तो बोरिंग नहीं होते दोस्तों। आप लोगों को बोरिंग नहीं होना है, आशा करते हैं कि आप लोग बोरिंग नहीं होइएगा। दोस्तों 43 नंबर है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार। अब अच्छी तरह से इसके बारे में जान लीजिए क्या है नहीं है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। अब देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में आप किसी पर बोल सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है। दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है अनुच्छेद 22 में। और 20 में क्या? अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है दोस्तों? संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। देखिए 44 नंबर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? 78 में तो याद रखिएगा दोस्तों 78 में किसका वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 78। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक याद रखिएगा दोस्तों प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। देखिए फिर से इसको पढ़ देते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद की सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। दोस्तों अनुच्छेद 78 के अनुसार है, याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट 45 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? दोस्तों किस भाग के अंतर्गत, तो वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 45 का क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में दिया गया है। दोस्तों अब कुछ अनुच्छेद है, इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए डी नंबर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। दोस्तों यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब कुछ अनुच्छेद है जिसे आप लोगों को हमेशा माइंड में अटैच करके रखना है, अर्थात याद करके रखना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। दोस्तों अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, याद रखनी है। अनुच्छेद 48 के को में क्या है? पर्यावरण सुरक्षा है दोस्तों। और नेक्स्ट अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है अनुच्छेद 49 में। 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण
हाँ, पृथक्करण है दोस्तों अनुच्छेद 50 में। क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है दोस्तों। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की में जो है अभिवृद्धि है अनुच्छेद 51 में। याद रखिएगा दोस्तों, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से? तो याद रखनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। देखिए दोस्तों, हम थोड़ी सी स्पीड में इसीलिए पढ़ते हैं और स्पीड में पढ़ने के कारण थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल क्षमा इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम पूरी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं और पूरी बुक अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा दोस्तों। देखिए, पूरी बुक पढ़ने से आप 1 या 2 घंटा तक ही अपने माइंड को कंट्रोल करके रख सकते हैं। 2 घंटा से अगर ज़्यादा होता है दोस्तों, माइंड अनकंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आने लगती है पढ़ने में दोस्तों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा कि सर को पढ़ने के लिए नहीं आता है दोस्तों, लेकिन 3-4-5 घंटा हो जाता है तो माइंड थोड़ी सी अनकंट्रोल हो जाता है दोस्तों। ए नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। याद रखिएगा। वही अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 का संबंध है उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद क्या है दोस्तों, याद रखिए 68 का संबंध क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से। अच्छी तरह से इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है दोस्तों अनुच्छेद 66 में। और वही अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति से दोस्तों 62। और अनुच्छेद 64 का संबंध याद रखिए उपराष्ट्रपति से है तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है, तो याद रखिए उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। बिल्कुल याद रखना है अच्छी तरह से, घबराइएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है 47 नंबर क्या है वो देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 तो अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता नामक शब्द आया है, जिसका अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से है दोस्तों। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक क्या है, समता को सुनिश्चित करते हैं। याद रखिएगा। अब याद रखिए ओ में क्या है, विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद दोस्तों 14 में। अब वो में क्या देखिए, और उसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद कितना है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों अस्पृश्यता 15 में। याद रखनी है। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 में क्या किया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है अनुच्छेद 16 में। और अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। 18 में उपाधियों का अंत। याद रखनी है अच्छी तरह से, भूलना नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन को सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल अनुच्छेद डी नंबर हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या है, मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 23। अब इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार, याद रखिए, और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है दोस्तों अनुच्छेद 23। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है दोस्तों बिल्कुल। अनुच्छेद 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए।
भारत की देखिए भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था और 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या होगी संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में क्या है दोस्तों? हिंदी। याद रखिएगा, ये सभी जानकारी अच्छी तरह से आप लोग रख लीजिएगा माइंड में। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची तो याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल दल बदल विरोधी से है 10वीं अनुसूची और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। क्या भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को जोड़ा गया दोस्तों। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों को एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, आपको ये याद रखनी है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 51 नंबर देखिए, आंसर तो दिख गया होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है दोस्तों, तो याद रखना है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है हमें। क्या है देखिए, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है दोस्तों। को में क्या गया है वो देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, को में करेंगे फर्स्ट में, और शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार है दोस्तों। क्या खो में? गो में है समागम या संघ बनाने का अधिकार है दोस्तों, गो में। और घो में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार, कहीं भी घूम सकता है। और उसके बाद अंगों में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है दोस्तों, लेकिन एक्सेप्शन में जम्मू कश्मीर था लेकिन अब हो गया है। चो में क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई भी वृत्ति है दोस्तों, वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है कहीं भी। और नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का को फर्स्ट के को में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है। क्या? 19 के फर्स्ट का को में याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 52 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। अब देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद कितना दोस्तों? 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा कौन से अनुच्छेद के अनुसार। अब नेक्स्ट है क्या? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के क्या प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेगा दोस्तों, याद रखनी है। 53 नंबर, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? शिक्षा की अधिकार की व्याख्या की गई है तो याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल अनुच्छेद 21 के ए में, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 54 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 21 का फर्स्ट किससे संबंधित है दोस्तों, वो आपको बताना है। अभी जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल अभी तुरंत चर्चा किए थे। नेक्स्ट है
55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, नागालैंड नहीं करता है दोस्तों, नागालैंड। अब इसके बारे में जान लीजिए क्यों नहीं करता है। देखिए, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही तो है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, भारत का संविधान लोकसभा के आकार, देखिए दोस्तों, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ये आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा 550 और 2। आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे 550 और 2 क्यों? देखिए, यहाँ अधिकतम है दोस्तों। आपको तो पता ही है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितने हो सकते हैं, तो 552, जिसमें से दोस्तों 2 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन से। याद रखिएगा, हो गया ना 552। लेकिन पूछा जाए, अभी वर्तमान में 543 तो निर्वाचित होती है, लेकिन 2 क्या होती है? मनोनीत होती है। टोटल मिला के 545 है दोस्तों, याद रखिए। लेकिन अधिकतम यहाँ पूछा गया है, याद रखिएगा, सीमित। तो अधिकतम तो 550 से क्या 550 और 2 कहने का मतलब 552 अधिकतम। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में जान लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। अच्छा हाँ, ये हम चर्चा कर भी दिए हैं। अब देखिए, भारत के संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करना, अभी जस्ट हम बताए हैं दोस्तों, आकार को सीमित करता है, जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के अनुच्छेद 331 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 21। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता याद रखिए प्रदान की गई है। और इसके बारे में थोड़ी सी आप जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 3 में क्या सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है? ये अधिकार क्या क्या है वो देख लीजिए, याद रखनी है इसको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में दोस्तों? 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कितना में दोस्तों? 29 से 30 में। अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 32 में है, ये तो आप लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी पता होगा जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अभी हम जस्ट चर्चा किए, अच्छा ऊपर में है ही, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 करता है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उपबंध किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 59 में क्या कह रहा है। 59 में हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिक मत होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 दोस्तों। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 100 यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, कहने का मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अब इसके बारे में जानकारी ले लीजिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है दोस्तों। अनुच्छेद 99 में क्या है, 99 में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 97 में क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 97, इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 97 में, याद रखनी है दोस्तों। और अनुच्छेद 100 में क्या है, इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, अनुच्छेद 100 के अनुसार, याद रखनी है। नेक्स्ट है 60 नंबर, क्या कह रहा है, आंसर दिख गया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बजट। क्या कहा जाता है, बजट, बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन बजट का चर्चा संविधान में है नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है, लेकिन बजट चर्चा में नहीं है। सामान्यतः बजट राजस्व की आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। और 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. शरमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 61 नंबर, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, शिक्षा का अधिकार। बहुत बार हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखनी है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या है वो देखिए 62 नंबर, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है दोस्तों, तो याद रखनी है इसका राइट आंसर होगा प्रथम अनुसूची में। किसमें दोस्तों, प्रथम अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। भारत के राज्यों एवं संशासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान के प्रथम अनुसूची में है दोस्तों। इस अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। 9 भी घट गया है, कितना हो गया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, प्रस्तावना। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रस्तावना। 63 नंबर क्या है वो देख लीजिए। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए गए, देखिए स्पीकर नहीं स्वीकार है दोस्तों। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो ये अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है दोस्तों। अपने अनुसार धर्म रख सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है दोस्तों। अब इसके बारे में देखिए चर्चा क्या कह रहा है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार किसी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों को के साथ समान व्यवहार करेगी दोस्तों, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है, तो याद रखनी है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति से। अब रशियन क्रांति से है तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए क्यों है। रूसी क्रांति वही हुआ।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़ा गया था। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वो भी आएगा कुछ देर में क्वेश्चन। संविधान की निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में क्या परिलक्षित होती है? संविधान की निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में क्या परिलक्षित होती है? तो याद रखनी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल प्रस्तावना में। अब देखिए इसके बारे में, भारतीय संविधान की निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या है? परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल पूरे संविधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 66 नंबर, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। क्या? तो प्रस्तावना। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं आगे। पहले दोस्तों निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। अब सही कथन क्या है भारत के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई धर्म भारत का नहीं है, ये तो बात सही है कि कोई धर्म को अपनाता नहीं है। अपना प्यारा देश भारत सभी धर्म को बराबर रूप से मान्यता दिया है दोस्तों, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है दोस्तों। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर, जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए। 68 नंबर है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? गणराज्य का, ये आपको बताना है। तो इसका राइट क्या आंसर होना चाहिए? देखिए इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है वहीं पर दोस्तों। अब इसके बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिए क्या है। गणराज्य जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है दोस्तों। गणों का शासन होता है, कोई भी बन सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी। विकल्प डी बिल्कुल सही है दोस्तों। गणराज्य शब्द का अर्थ इंगित नहीं करता है दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन के अनुसार था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है क्या? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, फिर भी आपको बताना है। तो याद रखिए कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है दोस्तों, निर्वाचित होता है बिल्कुल। अब इसके बारे में जानकारी ले लीजिए क्या है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब जो राजा है उसी की बेटा राजा फिर से राजा बनेगा, कहने मतलब राष्ट्रपति सब बनेगा, वैसा दोस्तों वो क्या है? तो राजशाही में चलता है। अब देखिए जैसा कि ब्रिटेन में हो रहा है, वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है दोस्तों। जैसे अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है दोस्तों, 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग संसद को चुनते हैं और संसद उसे चुन लेता है दोस्तों। चलिए अब 6 नंबर क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।